हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं सहायक अध्यापकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है आकलन परीक्षा, जिससे उनके मानदेय में वृद्धि होने वाली है। तो उस परीक्षा से संबंधित चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है आकलन परीक्षा का सिलेबस, उससे संबंधित चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे। तुम बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न नहीं रहेंगे। यदि आपके अंदर में कोई प्रश्न रहता है तो आप कमेंट करेंगे, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और जो भी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो सब विथ प्रूफ, यानी कि कोई अपने मर्जी से नहीं, जो साइट पर दिया हुआ है, जैक के वेबसाइट पर दिया हुआ है, उसी को ध्यान में रख करके मैं आपको चीज़ों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आज देखिए, इस नोटिफिकेशन को आपने देखा होगा, शायद दिख नहीं रहा हो, तो ये मेरे पास नोटिफिकेशन है जिसमें कि आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए नोटिफिकेशन आया था कि पैरा शिक्षक आकलन परीक्षा में भाग लेने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे। इस एप्लीकेशन में कुछ चीज़ों को मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। वैसे मैं ये भी जानता हूं कि सभी पैरा शिक्षक जो नियमावली है उससे अवगत हैं और कई सारी चीज़ों को वो जानते हैं, फिर भी मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। सबसे पहले नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है उसको देखते हैं कि वैसे प्रशिक्षित पैरा शिक्षक जो जेटेट पास कर चुके हैं उनके लिए वे इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, यानी उनको शामिल होने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, जो टेट नहीं पास किए हैं, प्रशिक्षित हैं, वे इसमें भाग लेंगे और वे ही इसमें शामिल होंगे। लेकिन इस कंडीशन जुड़ा हुआ है, साथ में आगे और भी डिस्कस करेंगे कि क्या है इसमें कंडीशन। एक और चीज़ इसमें जो लिखा हुआ है कि यह ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 22 तारीख से शुरू हो चुका है, यानी कि 22 सितंबर से शुरू हो चुका है और 7 अक्टूबर तक ये फॉर्म ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन एक चालान जनरेट होगा और उस चालान को आपको प्रिंट आउट निकाल करके इंडियन बैंक के किसी भी शाखा पर जा करके उसका पेमेंट करना है। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 750 रुपया, और रिजर्व कैटेगरी में आते हैं यानी कि आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो आपको 500 रुपये का चालान वहाँ जमा करना है ऑफलाइन। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर चीज़ों पर जो कि महत्वपूर्ण हम मान रहे हैं इस चीज़ को, और ऐसा भी मानते हैं कि आप सभी इसके बारे में अवगत भी होंगे। लेकिन यहाँ चूँकि मैं जब इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तो कोई भी आप में से देखें तो उनके मन में किसी तरह का प्रश्न ना रहे, इसीलिए इन चीज़ों को भी मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि नियमावली जो 2022 में शायद 2 फरवरी के दिन समय में आया था, उस फरवरी 2000 इसी महीने में, इसी साल में फरवरी 2022 में नियमावली आया था सहायक अध्यापकों के संबंध में। तो उसी में जो नियमावली में लिखा हुआ था उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आकलन परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा और उसमें भाग लेने के लिए क्या क्या शर्तें उसमें लिखी हुई थी, उसके बारे में देखते हैं कि विधिवत रूप से चयनित पैरा शिक्षक अर्थात सहायक अध्यापक जिन्होंने 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली है, वे ही आकलन परीक्षा में सम्मिलित होंगे। ठीक है, यानी कि विधिवत रूप से आपका चयन हुआ है और 3 वर्ष की सेवा आपने पूर्ण कर ली है, इसके बीच में आपके ऊपर किसी तरह का विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है, तो आप इस परीक्षा में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। क्योंकि आकलन परीक्षा में पास होने के आपको 4 अवसर दिए जाएंगे और यदि 4 अवसर में नहीं भाग लेते हैं तो जो 40% जो बताया गया था वो आपका बढ़ेगा, वृद्धि मानदेय में वृद्धि नहीं होगी। ये इसके बारे में आप और भी जानते ही होंगे। ठीक है, साथ में ये भी लिखा हुआ है कि वैसे कार्यरत पैरा शिक्षक या सहायक अध्यापक जिनका शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ है, यानी कि जिनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो चुका है, वे ही इस परीक्षा में शामिल होंगे। जिनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं हुआ वे इस परीक्षा में भाग नहीं लेंगे। सामान्य कोटि के लिए इस परीक्षा में 40% अंक लाने हैं, जबकि रिजर्व कैटेगरी के लिए कम से कम 35% आपको एग्ज़ाम मार्क्स जो हैं वो लाने होंगे। उसके बाद एक कुछ और है 2 लाइन, उसको आपको
बता देते हैं, शायद ये बता चुके हैं कि वैसे सभी प्रशिक्षित सहायक अध्यापक अर्थात पारा शिक्षक जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें निश्चित रूप से आकलन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें इस अवसर का उपभोग कर लिया माना जाएगा। तो आपको 4 अवसर दिए जा रहे हैं, उस 4 अवसर में यदि आप भाग नहीं लेते हैं तो आपको 1 मार्क्स 1 अवसर मान लिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इसके सिलेबस में, जो कि ये सिलेबस मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सिलेबस जो जैक के वेबसाइट पर है उसी वेबसाइट के चीज़ों को डाउनलोड करके मैं बता रहा हूँ। अपने से मेरे कोई भी जानकारी आपको मनगढ़ंत या अपने से उठा करके नहीं कह रहा हूँ कि आप का इससे इतना प्रश्न होगा। जैक का वेबसाइट पर ये चीज़ लिखा हुआ है, उसी से डाउनलोड करके मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं 1 to 5 के बारे में। तो 1 to 5 में ध्यान रखिएगा कि 1 to 5 में 200 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। 40% यदि निकालते हैं तो 80 मार्क्स आता है। ठीक है, तो कम से कम आपका 80 मार्क्स आपका आना चाहिए। आप देखें कि कौन कौन सेक्शन है, और 6 to 8 में 250 क्वेश्चन यानी कि 250 क्वेश्चन होंगे, और उसमें से 40% कम से कम मार्क्स आपको लाने हैं। ठीक है, चलिए 1 to 5 में देखते हैं। तो 1 to 5 में आपका सेक्शन कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। पहला सेक्शन है CDP का अर्थात चाइल्ड साइकोलॉजी का, बाल मनोविज्ञान का और शिक्षण शास्त्र से। इससे 18 क्वेश्चन रहेंगे 18 क्वेश्चन रहेंगे, जबकि मैथ से आपके 45 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ और EVS, मैथ से भी 45 क्वेश्चन रहेंगे और EVS से भी 45 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मैथ से भी 45 क्वेश्चन और EVS से भी 45 क्वेश्चन। ये तो हम लोग पहले से भी अनुमान लगा रहे थे कि मैथ और EVS तो होगा ही होगा 1 to 5 में। लेकिन एक नया चीज़ जोड़ा है जिसको कि आप रीजनिंग कहते हैं। मानसिक योग्यता से संबंधित 20 प्रश्नों को एग्जाम में पूछे जाएंगे 1 to 5 में। इस प्रकार से यदि देखें तो CDP से 18, मैथ से 45, EVS यानी कि पर्यावरण अध्ययन से 45 और रीजनिंग से 20, इस प्रकार 128 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ये 4-5 सेक्शन से। उसके बाद आते हैं लैंग्वेज से। लैंग्वेज में हिंदी और उर्दू, लैंग्वेज को 2 ग्रुप में रखा गया, एक लैंग्वेज 1 और एक लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी इंग्लिश है या उर्दू इंग्लिश है, और लैंग्वेज 2 में ट्राइबल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज, जिसको कि हिंदी में बात करें तो जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा का चयन करना है। तो लैंग्वेज 1 में यदि आप उर्दू को चुनते हैं तो उर्दू और इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है। यदि आप उर्दू को नहीं चुन करके हिंदी चुनते हैं तो हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है। हिंदी अथवा उर्दू से आपको 18 क्वेश्चन होंगे, जबकि इंग्लिश से 18 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन यहाँ लैंग्वेज 1 से, और लैंग्वेज 2 से जिसमें कि आप क्षेत्रीय भाषा का चुनाव करेंगे या जनजातीय भाषा का चुनाव करेंगे, उससे 36 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर यदि इधर करें तो 18 हिंदी या अथवा उर्दू से और इंग्लिश से 18। ध्यान रखेंगे कि जो उर्दू चूज़ करेंगे वो हिंदी का एग्ज़ाम नहीं देंगे, जो हिंदी चूज़ करेंगे वो उर्दू का नहीं देंगे। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम देंगे और उर्दू वाले उर्दू और इंग्लिश का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, इधर करें तो 72। ठीक है, तो 128 प्लस 72 जोड़ेंगे तो 200 मार्क्स हो जाएंगे। ये 200 मार्क्स का एग्ज़ाम 1 to 5 में होगा। अब आते हैं 6 to 8 में। 6 to 8 में जो सेक्शन है वो 4 सेक्शन जो है वो कंपलसरी है, सभी के लिए, चाहे आप साइंस टीचर के रूप में आपका वर्क कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, या सोशल साइंस के टीचर के रूप में काम कर रहे हो, या फिर लैंग्वेज टीचर के रूप में यानी भाषा शिक्षक के रूप में काम कर रहे हो। तो तीनों ग्रुप के शिक्षक इसको ये 4 सेक्शन का एग्ज़ाम देंगे। कौन कौन का? CDP से 18 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आपका कंपलसरी है, सभी को देना है। लैंग्वेज 1 उसी तरह जैसे 1 to 5 में था। हिंदी और उर्दू, यदि आप उर्दू चूज़ करते हैं तो हिंदी का नहीं देंगे, और हिंदी चूज़ करते हैं तो उर्दू वाला क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे। 18 क्वेश्चन रहेंगे, और इंग्लिश से 18 ये कंपलसरी आपको देना है। ठीक है, लैंग्वेज 2 जो कि रीजनल लैंग्वेज रहेगा यानी कि क्षेत्रीय भाषा अर्थात या फिर जनजातीय भाषा का चुनाव, जिसमें खोरठा, मुंडारी, उरांव ये सब भाषाएं हैं, उसमें से आपको चयन करना है किसी एक का, जो कि आप फॉर्म भरते समय आप उसका चुनाव करेंगे, और उससे आपको 36 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आते हैं रीजनिंग इसमें भी जोड़ा गया है और इससे 25 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, कितने?
25 प्रश्न। कुल मिलाकर के यदि देखें तो 115 क्वेश्चन सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे आप विज्ञान शिक्षक के रूप में हो, चाहे आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में हो, चाहे भाषा शिक्षक के रूप में हो। 6 to 8 में आप इसको 115 प्रश्न आपको देना ही देना है। उसके बाद यदि आप विज्ञान शिक्षक के रूप में हैं तो मैथ आपको देना ही देना है, ठीक है। मैथ आपको देना है, 45 नंबर का मैथ रहेगा। उसके बाद आपको चुनना है 4 सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ये 4 सेक्शन है, 4 सब्जेक्ट से प्रश्न रहेंगे और ये चारों सब्जेक्ट में से किसी भी 2 सब्जेक्ट का प्रश्न आपको चुनना है, जिनका वेटेज भी 45-45 होगा। ये चारों में से किसी भी 2 का आप चुनाव कर सकते हैं और मैथ यानी कि मैथ सभी साइंस टीचर को देना होगा और 2 अन्य चुन सकते हैं, आप उसका चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। इससे यानी कि मैथ यदि कोई शिक्षक फिजिक्स और केमिस्ट्री का चुनाव करते हैं तो मैथ फिजिक्स से 45 और केमिस्ट्री से 45 और मैथ से, तो तीनों मिला करके 135, यानी कि 135 इधर और 115 इधर, 250 क्वेश्चन हो गया, 250 का एग्जाम होगा साइंस टीचर। यदि आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, चाहे आपका बैकग्राउंड आर्ट्स का रहा हो चाहे कॉमर्स का, ठीक है, आपने जो ग्रेजुएशन किया हो आर्ट्स में भी यदि किए हो या कॉमर्स में, तो इसमें कॉमर्स वाले के लिए भी यहाँ ज़रा सुविधा दिया है कि कॉमर्स का 2 सब्जेक्ट जो है अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी इसमें शामिल किया है, ठीक है। तो इसमें आपको अनिवार्य कोई नहीं है, ठीक है, आपको चुनाव करना है 3 का, जिसमें सभी का बराबर वेटेज है 45-45 का, ठीक है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है यानी कि इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, अकाउंटेंसी है और बिजनेस स्टडी है। इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको चुनना है, जिसमें सभी सब्जेक्ट से 45-45 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ भी जोड़ेंगे तो 135 इधर और फिर 115 ये सेक्शन जो कि अनिवार्य है सभी के लिए, वो सेक्शन मिला करके देखेंगे तो 250 हो जाएगा। इसका सॉल्व करना है। और यदि आप भाषा शिक्षक के रूप में हैं तो भाषा शिक्षक में अंग्रेजी अनिवार्य है, 68 नंबर का अंग्रेजी अनिवार्य है, आपको देना ही देना है। चाहे आप हिंदी शिक्षक के हो, चाहे आप क्या बोलते हैं संस्कृत का हो, उर्दू का हो, चाहे बांग्ला का हो, चाहे उड़िया का, यहाँ 5 का ही ऑप्शन दिया है। अंग्रेजी सबके लिए अनिवार्य है और उसके बाद ये 5 में से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, इसमें से किसी से भी आप किसी का भी प्रश्न कर सकते हैं, आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। वो 67 यानी कि 67 मार्क्स का रहेगा, 67 इधर का, और अंग्रेजी अनिवार्य है तो उसके लिए 68 यानी कि दोनों को मिला करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा 135। तो इस प्रकार से यदि देखते हैं तो 6 to 8 में 250 क्वेश्चन रहेंगे और 1 to 5 में 200 प्रश्न रहेंगे। अब आप सोचिए कि आपको परीक्षा में पास करना कैसे है। तो परीक्षा में पास करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 40% मार्क्स लाने हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी कि जो अनारक्षित हैं वैसे 12 शिक्षकों के लिए 40% मार्क्स लाने हैं। तो अब 40% मार्क्स कैसे आएंगे? तो मेरा मत है कि आप इस सेक्शन में से चुनाव कीजिए कि कौन आपका बेहतर है, कौन सा सब्जेक्ट आपका बेहतर है, कौन सा टॉपिक आपका बेहतर है, उस पर बढ़िया से फोकस कीजिए। जैसे इसमें एक रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज को आपको देना ही देना है और वेटेज ज़्यादा है, 36 नंबर उसी से प्रश्न आएंगे। तो 36 में से यदि आप 30 प्लस लाते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। प्लस मैथ पर फोकस कीजिए, 100% मार्क्स इसमें आएंगे। रीजनिंग पर फोकस कीजिए, 100% मार्क्स इसमें आएंगे। तो आप यानी कि गलती नहीं होता, आप टिक मारते हैं ना तो सॉल्यूशन करके मारते हैं, तो गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं। जबकि सीडीपी में कंफर्म आप नहीं हो सकते, मार करके आइएगा, आपको पता नहीं रहेगा कि वही आंसर सही होगा। ईवीएस वाला आपको पता है तो 100% सही, नहीं पता है तो तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो बस गलत होने के चांसेस है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इतने सारे चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था। यदि आपके मन में कोई और भी समस्या रह जाती है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें या कुछ और भी, तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं 1 तारीख से इसकी तैयारी कराने वाला हूं, जो कि जूम ऐप पर होगा। यदि आप में से यदि कोई शिक्षक इसमें तैयारी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जो नीचे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पर व्हाट्सएप करें। कॉल रिक्वेस्ट रहेगा कि कॉल ना करें, आप भेज देंगे अपना नाम लिख करके और
किस वर्ग में है, यानी 1 to 5 या 6 to 8, उस वर्ग का नाम लिख करके भेज देंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे, तो मैं उसको ऐड कर लूँगा ग्रुप में और उसके बाद आपको लिंक जाएगा। जूम ऐप पर मैं क्लास लूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ, और तैयारी इसका रणनीति भी बनाएंगे। रणनीति के लिए तो आपको बता चुका हूँ, और भी डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।